पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 22। कराची और आसपास के दृश्य। अन्य नगरों की तरह कराची में और उसके आसपास कई दर्शनीय स्थान हैं। जब उदाहरणार्थ कराची के पास ही मंघा पीर नाम की जगह है जो एक प्रकार का तीर्थ माना जाता था। सिंध में बहुत से पीर और पीरजादा होते थे। इनका बड़ा आदर और सम्मान है। मंघा पीर एक छोटे से कुंड का नाम है जिसमें उस समय कई घड़ियाल थे। मुसलमानों से अधिक वह हिंदुओं का आराध्य स्थान ही रहता था। वहां के मुस्लिम रक्षक ने, जो एक प्रकार से पुरोहित थे, मुझसे कहा कि देश के विभाजन से इसकी बड़ी हानि हुई। हिंदुओं के चले जाने से उनकी सारी जजमानी नष्ट हो गई। हिंदुओं ने वहां पर स्नानागार आदि यात्रियों की सुविधा के स्थान बनवा दिए थे। वे बड़ी संख्या में यहाँ आते थे। सिंध में हिंदू मुस्लिम एकता पूरी तरह से थी। उसके नष्ट होने पर मुस्लिम सिंधी को उतना ही कष्ट हुआ जितना हिंदू सिंधी को। कराची से थोड़ी दूर पर मनीरा नाम का एक छोटा सा टापू है। मनोरा शब्द अवश्य ही संस्कृत के मनोहर शब्द का अपभ्रंश है। यहाँ पर पानी के देव वरुण का मंदिर था। इनके इसी मंदिर से मैं परिचित था। अब यह चुन दिया गया था और वहां ताला बंद था। देव और पुरोहित सब चले गए थे। बेहुदे लोगों का वह क्रीड़ा स्थल हो गया था। मंदिर नष्ट कर दिया गया था और चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। मैं सिंध के आंतरिक भागों में भी दौरा किया करता था। जो कुछ मैं देखता था उससे दुखी होता था, साथ ही संतोष भी होता था। यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। कराची से अधिक हैदराबाद का शहर था। कराची का पता अंग्रेजों ने लगाया था। उनकी यह अद्भुत शक्ति है कि वे ऐसे स्थानों को पहचान लेते हैं जो सुंदर भी हो और उपयोगी भी हो। साथ ही वहां की जलवायु मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल हो। कराची में ही ये सब गुण हैं और यह विशाल नगर बन गया। तंडो आदम नाम का एक दूसरा शहर है। वह किसी समय आदि स्थान था। कहा जाता है जब प्रथम बार शत्रु के रूप में अरब लोग सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत आए तो यहीं राजा दाहिर से उनका युद्ध हुआ था। पहले अरब लोग व्यापारी के रूप में भारत के दक्षिण प्रदेशों में आते थे। इस्लाम का उनके अनुयायियों पर सदा प्रबल प्रभाव रहा। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ही वह शीघ्रता से दूर दूर तक फैल गया। 100 वर्ष के भीतर इस्लाम के अनुयायी पूर्वी भारत में सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में स्पेन के उत्तर की पेरिनीज की पहाड़ी तक फैल गए। सन 716 में टूर की लड़ाई में फ्रांसीसी राजा चार्ल्स मार्टेल ने उन्हें रोका था। सन 1492 तक स्पेन देश ने मूर जाति का आखिरी मुस्लिम नहीं हटा था। वहां कार्डोवा नगरी का विश्वविद्यालय उस समय यूरोप में एकमात्र विद्या का केंद्र था। भाई हम चश्मा नहीं लगाए ना, हमको दिखने लगा। संभवतः देश में हैदराबाद में सबसे अधिक शराब पी जाती थी। सारे संसार में व्यापार करने वाले सिंधी लोग यहाँ साल में एक बार आते थे। खूब शराब पीते थे और अपना आयकर देते थे। मैंने सक्कर देखा। वहां सिंधु नदी के बीच बांध बांधा गया है और नहर निकाली गई है। इंजीनियरिंग के शास्त्र का यह प्रशंसनीय उदाहरण है। मैंने लरकाना भी देखा जहां साधु बेला और अन्य परंपराओं की कहानी प्रचलित थी। इस प्रकार से भ्रमण करना सुखकर और शिक्षाप्रद दोनों ही होता था। सुप्रसिद्ध मोहनजोदड़ो को भी मैंने इसी प्रकार देखा। इससे हमारी सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी सिद्ध होती है। इस प्रकार से अब पाकिस्तान, जो संसार का बहुत नया देश है, सबसे पुरातन हो जाता है। मुझे कराची में बहुत से आयोजनों में आने का निमंत्रण मिलता था। देश के सार्वजनिक जीवन में पुराने संपर्कों के कारण मैं यहाँ के बहुत से लोगों को जानता था। विद्यार्थियों और शिक्षकों से भी मैं परिचित था। मैं बहुत सी सभाओं में जाता रहता था। एक बार किसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने फैंसी ड्रेस का आयोजन किया। एक विद्यार्थी ने मेरी तरह कपड़े पहनकर मेरी बोली और मुद्राओं की नकल की, जिससे कि सब लोग बड़े आनंदित हुए। जिन सभाओं में वो बुलाया जाता था उनमें कभी कभी मंत्री लोग भी आते थे।
एक समय मुझे याद है, एक सभा में मैं निमंत्रित किया गया था जिसमें अलीगढ़ के मुस्लिम विद्यालय की तरह का विद्यालय बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। यही अलीगढ़ का विद्यालय पीछे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। कराची के भी प्रस्तावित विद्यालय का नाम अलीगढ़ ही होने वाला था, पर यह मामला आगे नहीं बढ़ा। सभा के अध्यक्ष मंत्री सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। उन्होंने मुझे भी भाषण करने को कहा। अपने दादा की और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद की परस्पर की मैत्री की मैंने चर्चा की और बतलाया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर जियाउद्दीन ने मुझसे कहा था कि विश्वविद्यालय के कोष में प्राथमिक दाताओं में मेरे दादाजी भी थे। जब मैंने ये बात बतलाई तो बड़ी करतल ध्वनि हुई। मुझे स्मरण है, एक बार किसी भोज में मेरी बगल में कोई सुपरिष्कृत शिक्षित महिला बैठी थी। पाकिस्तान शासन के किसी उच्चाधिकारी की ये पत्नी थी। मैंने पर्दे के बारे में पूछा, आपकी क्या राय है? उनका उत्तर था, अब तो हम पर्दे के बाहर आ गए, फिर वहां जाने वाले नहीं हैं। कराची में तो ये ठीक था, क्योंकि सिंध की स्त्रियां चाहे मुस्लिम हो या हिंदू अधिक पर्दा नहीं करती थी, पर उत्तर में ये बात नहीं थी। पंजाब के पश्चिम के प्रदेशों में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कड़ा पर्दा था। सन 1950 में जब मैं अफगानिस्तान के वार्षिक जश्न में भारत का प्रतिनिधि होकर गया था, तब मैंने न पश्चिमी पंजाब में न अफगानिस्तान में किसी स्त्री को देखा। मुझे विशेषकर आश्चर्य हुआ जब गांव के खेतों में भी वे नहीं दिख पड़ती थी। पेशावर से काबुल तक मैं मोटर से गया था। खैबर पास के टोराखम सीमा को पार कर गड़गड़ाती काबुल नदी के बगल से सड़क जाती है। उच्च श्रेणी की अफगान महिलाएं काबुल में कड़ा पर्दा रखती हैं, पर बाहर आने पर वे ऐसा नहीं करती। उनमें बहुत सी बड़ी सुशिक्षित होती हैं और फ्रेंच भाषा भी बहुत तेजी से बोलती हैं, यद्यपि अपने देश में वे बड़े कड़े पर्दे में रहती हैं। पेशावर की यात्रा की चर्चा करते हुए मेरे लिए ये कहना उचित होगा कि फरवरी सन 1949 में कराची छोड़ने के बाद मुझे पाकिस्तान देखने का एक ही बार अवसर मिला था। वो था जब मैं 1950 में अफगानिस्तान गया था। हमारे लाहौर स्थित उप उच्चायुक्त श्री वाई.के. सूरी कृपा कर मुझसे अमृतसर में मिले और अपनी मोटर से मुझे लाहौर ले गए। वहां से हवाई जहाज से पेशावर गया। पेशावर से अफगान सरकार की मोटरों पर काबुल गया। मैं उसी रास्ते लौटा। अमृतसर और लाहौर के बीच बाघा अटारी नाम की कृत्रिम सीमा बनाई गई है, जो पूर्व और पश्चिम पंजाब को अर्थात भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से पृथक करती है। यहाँ पर पाकिस्तानी उच्च कर्मचारी ने मुझे विदा करते हुए कहा, योर एक्सेलेंसी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे देश आए। यदि किसी ने मुझे पीठ में छुरा मारा होता तो शायद उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी इन पाकिस्तानी कर्मचारी के कृपापूर्ण शिष्ट शब्दों से हुई। मैंने अपने मन में कहा, यही वो लाहौर है जहां सन 1929 में हमने पूर्ण स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य घोषित किया था। आज 1950 में यह हमारे लिए विदेश हो गया। अफगानिस्तान जाते समय मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे पुराने साथी अब्दुल कयूम खां हवाई अड्डे पर मुझसे मिलने आए हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के ये उस समय मुख्यमंत्री थे। अपनी ग्रीष्म ऋतु की राजधानी नथिया गली से ये मेरा स्वागत करने विशेष रूप से आए थे। मेरी पुत्रवधू भी मेरे साथ थी। वे हमको अपने वास स्थान पर ले गए और मेरे लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन तैयार करवाकर मुझे खिलाया। पुरानी केंद्रीय विधानसभा में कयूम खां कांग्रेस के उपनेता थे। ये लंबे लंबे भाषण करते थे, बड़े ऊंचे स्वर में बोलते थे, अंग्रेजी शासन की कड़ी आलोचना करते हुए देश की स्वतंत्रता की मांग पेश करते थे। पीछे जब पाकिस्तान संबंधी आंदोलन बहुत तीव्र हुआ, तब मैंने समाचार पत्रों में एक दिन पढ़ा कि ये मुस्लिम लीग में चले गए। यद्यपि विधानसभा में पहले दिन प्रतिदिन इसकी बड़ी निंदा करते थे। संयोग की बात है, जिस दिन मैंने ये समाचार पढ़ा उसी दिन मुझे उनकी लिखी सीमा पर सोना और तोप, गोल्ड एंड गन्स ऑन द फ्रंटियर नाम की पुस्तक मिली, जिसमें उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खां और उनके बड़े भाई डॉक्टर खान साहब की बड़ी प्रशंसा की थी। साथ ही ब्रिटिश शासन के यहाँ के क्रूर व्यवहारों की तीव्र निंदा भी की थी। किताब उन्होंने मेरे पास भिजवाई थी। पेशावर में उनके यहाँ भोजन करने के बाद मैं उन्हें अलग ले गया और उनसे पूछा, कयूम खां, मुझे ये बतलाओ, तुम कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में कैसे चले गए? उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा, मैंने देखा मेरे लिए भारत में कोई विशेष स्थान नहीं है। यदि होता तो मैं अवश्य भारत में ही रह जाता। मुझे लीग की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ी। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, वर्तमान
वर्तमान अयूब खान सरकार में उनका तिरस्कार और अपमान हो रहा है। जब कुछ दिन पीछे मैं अफगानिस्तान से लौटा तो वे पेशावर में नहीं थे। जिला मजिस्ट्रेट से वे कह गए थे कि उनकी तरफ से यही मेरी फिक्र रखेंगे। लौटने पर मैं दोपहर के भोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के घर गया। स्त्रियों के साधारण अभ्यास के अनुसार मेरी पुत्रवधू कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार में जाना चाहती थी। मैंने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि आप कृपा कर उसके लिए समुचित प्रबंध कर दें। उस समय उनका मुंह देखने लायक थे। वे बड़े असमंजस में प्रतीत हुए। नहीं भी नहीं कहना के बाजार में देख पड़ना भयावह है। यह स्पष्ट था कि पुत्रवधू का शहर में जाना वे पसंद नहीं करते थे। यद्यपि वे मोटर और चपरासियों को तैयार होने के लिए कह रहे थे। अंत में वो नहीं गई। मैंने जिला मजिस्ट्रेट से पूछा, पेशावर में सांप्रदायिक शांति कैसी है? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ पूर्ण रूप से शांति है। तब मैंने पूछा, शहर में कितने हिंदू हैं? उन्होंने कहा, एक भी नहीं। इस पर मैं यही कह सकता था कि ऐसी अवस्था में सांप्रदायिक समस्या पैदा ही कैसे हो सकती है। देश के विभाजन के बाद उस खंड से सभी हिंदू उद्वासित कर दिए गए थे, यानी उन्हें बलपूर्वक भेज दिया गया था। नमस्कार। पुस्तक के इस भाग में लेखक एक नॉस्टैल्जिया में डूबा हुआ लगता है। राजदूत रहते हुए वे कराची के अनेक भागों का दौरा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत से तीर्थ स्थान, हालांकि वो मुस्लिम तीर्थ स्थान थे, लेकिन वहां ज्यादातर हिंदू जाया करते थे। और विभाजन के बाद चूंकि हिंदू चले गए थे तो वहां की स्थिति शोचनीय हो गई थी। कुछ तीर्थ स्थानों को बंद कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, गुंडों का अड्डा बन गया था। और इसके साथ ही साथ वो बार बार यही सोचते रहे कि ये सारा देश, ये सारी परंपराएं, ये सारी लिगेसी जो 6000 साल पुरानी है, मोहनजोदड़ो जाके उन्होंने ये देखा और इन सारी चीजों को किस तरह बर्बाद कर दिया गया। ये सारी परंपरा, ये सारी रीति रिवाज, ये सब कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। इन्होंने अपने पुराने साथी कयूम खां का भी जिक्र किया है, जो एक कट्टर कांग्रेसी होते थे और फिर वो लीग में चले गए। और लीग में जाने के बाद भी उनका बाद में बहुत अपमान और तिरस्कार हुआ अयूब खां के शासन में। तो दरअसल पाकिस्तान का जन्म एक ऐसे स्वर्णिम भविष्य के धोखे को दिखाकर किया गया। पाकिस्तान का जन्म ही उस स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाकर संभव हो सका, जो कि मिलना ही नहीं था, जो कभी आया ही नहीं, बल्कि वो निरंतर त्रासदियों से जूझता रहा, निरंतर किए गए वायदों से मुकरता रहा और एक ऐसी सत्ता पाने की एक ऐसी अंधी दौड़ में लाखों लोग बर्बाद और तबाह होते रहे। नमस्कार।